Good morning, dear students. In the last class, we were discussing about a very important topic of your syllabus, that is power factor improvement, right? And in this particular topic, first of all, we have defined what is power factor. हम लोगों ने define कर दिया था. फिर हमने देखा कि power factor कितने तरीके का होता है, जैसे कि lagging और leading की हम बात कर सकते हैं, right? And then we have seen a very important aspect, why power factor improvement is required, right? और यहाँ पर यूँ कहें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पुअर पावर फैक्टर. तो हमने देखा कि पावर फैक्टर पुअर होने से और करंट के बढ़ने से बहुत सारे इश्यूज हमारे नेटवर्क के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना. अब चाहे वो हीटिंग का हो, इंसुलेशन डैमेज का हो, वोल्टेज रेगुलेशन का इश्यू हो, रिएक्टिव पावर डिमांड का इंक्रीमेंट हो, एफिशिएंसी रिडक्शन हो, देयर आर लॉट ऑफ बैड इम्पैक्ट और इश्यूज, राइट. तो अगर हमने देखा कि अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो उसके फिर एडवांटेज हमको मिलता है, ठीक है ना. Now today we are going to discuss about what are the methods of power factor improvement, right? So मैं just इसको समराइज कर रहा हूँ जो हमने कल डिस्कस किया था. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये. सबसे पहला पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द लोड इज इंडक्टिव इन नेचर. इंडक्टिव का मतलब उसमें आर भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, ठीक है ना. एंड ड्यू टू दिस इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर बिकम्स पुअर. ये इसका मेन रीजन है और इसके कारण से आपकी जो रिएक्टिव पावर डिमांड है लोड साइड से वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना. तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो डिमांड बड़ी है रिएक्टिव पावर की वो कम हो जाए, ठीक है ना. कैसे कम करें? टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लैगिंग करंट, राइट, बाय कैपेसिटर्स, ठीक है ना. अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर की हेल्प से हम पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करते हैं, ठीक है ना. देखिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के दो तरीके हैं. एक है आपका स्टैटिक कैपेसिटर्स. ये आपके सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों ही नेटवर्क में काम आता है. और दूसरा है सिंक्रोनस कंडेंसर. ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर होती है जो कि ओवर एक्साइटेड के केस में काम करती है अंडर नो लोड कंडीशंस, ठीक है ना. एंड इट इज ओनली यूज फॉर थ्री फेज. क्योंकि जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्टैटिक कैपेसिटर्स जो थ्री फेज में काम आ रहा है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं. तो उनको ओवरकम करने के लिए फिर हम सिंक्रोनस कंडेंसर काम में लेते हैं, ठीक है ना. सो आज की जो हमारी क्लास है वो केवल स्टैटिक कैपेसिटर्स और सिंगल फेज के अंदर इसको कैसे हम यूज करते हैं वो हम बात करेंगे. फिर आगे की क्लासों में मैं थ्री फेज की भी बात करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम सिंक्रोनस कंडेंसर की भी बात करेंगे, ठीक है ना. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. देखिए फॉर सिंगल फेज लोड्स द पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाय कनेक्टिंग अ कैपेसिटर इन पैरेलल विथ द इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर. एक्चुअली जो इक्विपमेंट हमारा लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर काम कर रहा है, अगर हमको उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है तो हमारे को एक कैपेसिटर उसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना. वो कैपेसिटर क्या करेगा? इट ड्रॉज अ लीडिंग करंट. लीडिंग मतलब जो पहले लैगिंग करंट थी उसकी इक्विपमेंट की, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इट विल ड्रॉ अ लीडिंग करंट, राइट, पार्टली और कंप्लीटली टू न्यूट्रलाइज द लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट, ठीक है ना. अब हम इसको आगे सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम और फिर न्यूमेरिकल से इसको समझने की कोशिश करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है ना. देखिए एक चीज हम बहुत क्लियर जानते हैं कि फॉर इंडक्टिव लोड्स योर करंट इज लैगिंग. किसके रेस्पेक्ट में? वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना. और जब करंट लैगिंग होगी वोल्टेज के रेस्पेक्ट में तो आपका पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा, ठीक है ना. देखिए यहाँ पर एक मैंने बहुत सिंपल सर्किट बनाया है जिसके अंदर मैंने एक लैगिंग लोड कंसिडर किया है जिसके अंदर आर भी है और एल भी है, ठीक है ना. ये सप्लाई वोल्टेज है और ये आपकी सप्लाई करंट है, ठीक है ना. अगर हम इसको वेव फॉर्म की फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो जो रेड कलर की वेव फॉर्म है वो है आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म जो कि जीरो एंगल पे शुरू हो चुकी है, ठीक है ना. और जो ब्लू है वो है आपके करंट की वेव फॉर्म. तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 5 एंगल है. वोल्टेज पहले शुरू हो चुका है, करंट बाद में शुरू हुई है 5 एंगल के बाद में. इसका मतलब आपकी जो करंट है वो लैग कर रही है, ठीक है ना. इसका मैग्नीट्यूड कम क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, राइट. अब अगर हम इसको फेजर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हियर वी हैव कंसिडर्ड वोल्टेज एज अ रेफरेंस फेजर, ठीक है ना. वोल्टेज का जो फेजर है वो रेफरेंस है. तो आपकी जो ओवरऑल जो करंट है, क्योंकि इंडक्टिव लोड इसका डोमिनेशन है तो करंट जो है वो लैग करेगी वोल्टेज से. कुछ एंगल हम मान लेते हैं 5 एंगल जो हमने यहाँ कंसिडर किया है, ठीक है ना. अगर ये प्योर इंडक्टर होता तो ये फिर एंगल 90 डिग्री हो जाता. क्योंकि हमने एक प्रैक्टिकल सर्किट कंसिडर किया है तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो 5 एंगल है, ठीक है ना. अब अगर हम इस करंट के कंपोनेंट को रिजॉल्व करें तो वोल्टेज के जो फेजर है उसके अलोंग जो फेज बनेगा वो बनेगा I cos phi. दिस इज नोन एज एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट, राइट. और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा दिस इज नोन एज I sin phi. दिस इज नोन एज रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट, राइट.
अब अगर हम इस एक्टिव कंपोनेंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी एक्टिव पावर बन जाएगी, और इस रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट को अगर वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिएक्टिव पावर बन जाती है, ठीक है ना। अब हम इसको इस सर्किट के अंदर जो पावर फैक्टर है उसको हमारे को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो दिस इज आवर ओरिजिनल सर्किट जो कि मैंने आपको बताया, और ये है मॉडिफाइड सर्किट। मॉडिफाई हमने क्या किया, हमने इस लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है ना। अर्लियर द ओरिजिनल करंट वाज आई, नाउ वी हैव एडेड वन मोर कंपोनेंट, सो द करंट ड्रॉन बाय कैपेसिटर इज आईसी। इसकी करंट, क्योंकि ये लोड इसको तो हमने चेंज किया नहीं, तो इसकी करंट तो वो की वो रहेगी आई। तो अब ये जो ओरिजिनल करंट है वो चेंज हो जाएगी आई डैश में, ठीक है ना। आई डैश ऑब्वियसली मोर होगी इस आई से, क्योंकि आई सी भी पिक्चर में आ गया है, और ये आई, ठीक है ना। अब इसको और फेजर डायग्राम के साथ से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वोल्टेज को मैंने एज यूजुअल रेफरेंस लिया है, ये आपकी ओरिजिनल करंट जब आपका कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है आई, ठीक है ना। उस केस में आपका एंगल मैंने ∅1 मान लिया है, ठीक है ना। अब जब कैपेसिटर आपने लगाया तो हम जानते हैं इसकी तो करंट लैगिंग है, बट कैपेसिटर की करंट जो है वो लीडिंग होती है, ठीक है ना, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये प्योर कैपेसिटर मान लें तो इसकी करंट 90 डिग्री से लीड करेगी। अब अगर हम रिजल्टेंट करंट निकालना चाहें इस आईसी की और ये जो आई है इसकी, तो इसका कुछ फेजर इस तरह से बनेगा जिसको हमने आई डैश कहा है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि पहले एंगल ∅1 था, अब एंगल ∅2 हो गया है। ऑब्वियसली यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एंगल ∅2 इज लेस एज कम्पेयर टू ∅1, ठीक है ना। और कॉस के अंदर मामला उल्टा चलता है। देखिए एंगल ∅2 कम है तो आपका cos ∅2 बढ़ गया। cos ∅2 क्या है, दिस इज नथिंग बट योर पावर फैक्टर, हैंस द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज इम्प्रूव। तो इस तरह से पावर फैक्टर जो है वो लोड का इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और चीज है रिएक्टिव पावर की, अगर हम बात करें तो अर्लियर योर रिएक्टिव पावर वाज, सॉरी ये तो है आपकी एपरेंट पावर, ये है आपकी कम हुई हुई, ठीक है ना। तो अगर आप देखें ओरिजिनली योर रिएक्टिव पावर वाज KVR1, ठीक है ना, जो बढ़ी हुई इस करंट के लिए थी। अब क्योंकि आपका एंगल कम हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, तो आपकी रिएक्टिव पावर भी KVR2 हो गई, एंड ऑब्वियसली योर KVR2 इज लेस देन KVR1। आपकी रिएक्टिव पावर भी डिमांड जो है वो भी कम हो गई, एक्टिव पावर विल रिमेन सेम, ओके। अब हम इसको से क्या समझे टोटली। देखिए एक्टिव कंपोनेंट रिमेन सेम, जो आपकी एक्टिव पावर कहते हैं या एक्टिव कंपोनेंट करंट का कहते हैं वो सेम रहता है, चाहे पावर फैक्टर के पहले हो या बाद में हो। देयर इज नो चेंज इन द एक्टिव कंपोनेंट, राइट, बट योर लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट इज रिड्यूस। ये अभी आपने देखा कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने के बाद में आपका लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट रिड्यूस हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल बी यूजफुल इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, राइट। आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी सप्लाई 400 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, और ये कह रहे हैं कि ये 31.7 करंट जो है ना इस 0.7 पावर फैक्टर के ऊपर ये ले रही है, ठीक है ना। अब हमारे को क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस which is required to be connected in parallel with the motor to raise the power factor from 0.7 to 0.9, ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 0.7 पावर फैक्टर जो लैगिंग है इसको हमको इंप्रूव करना है 0.9 से। किसकी सहायता से, कैपेसिटर हम पैरेलल में लगाएंगे। तो वो जो कैपेसिटर आप पैरेलल में लगाएंगे उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी ये हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूँ। दिस इज योर ओरिजिनल नेटवर्क, सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, टोटल करंट आई है, दिस इज योर मोटर करंट IM 31.7, ये हमारे को दे रखा है, दिस इज योर मोटर, राइट। तो अगर आप कैपेसिटर लगाएंगे तो अगेन IC करंट ही कैपेसिटर ड्रॉ करेगा, ये करंट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम कह चुके हैं कि जो एक्टिव कंपोनेंट है इट विल नॉट चेंज, राइट। तो हमारा देखिए फर्स्ट केस में जो ∅m एंगल वो हमारे को 0.7 दे रखा है और हमारे को इंप्रूव करना है 0.9 तक, ठीक है ना। हमारे को क्या करना है, इस कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कब निकलेगी, ये तब निकलेगी जब आपको इसकी कैपेसिटर की करंट पता चल जाए, ठीक है ना। कैपेसिटर की करंट क्या होती है, वोल्टेज पैरेलल में है तो कॉमन रहेगा V, ये V आपको दे रखा है, और ये XC, दिस इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। जैसे रेजिस्टेंस की करंट होती है V/R, तो वो रेजिस्टेंस होता है उसका प्रतिरोध होता है, यहाँ पर XC हो जाएगा रिएक्टिव कंपोनेंट, राइट, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसको कहते हैं। तो यहाँ पर XC आप जानते हैं 1/2πfc होता है, तो ये ऊपर जाकर के से मल्टीप्लाई हो गया 2πfc। तो यहाँ पर हम C कैसे निकाल सकते हैं, IC/V × 2πfc, ठीक है ना। वोल्टेज आपको मालूम है 2π कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सप्लाई की दे रखी है, आपको केवल IC निकालना है। अगर आपके पास IC आ जाए तो आप आसानी से इस कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब मैं इसको फ्रेजर डायग्राम की सहायता से, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर ही दिया है। दिस इज योर ओरिजिनल करंट, ये IC, ये आपकी मॉडिफाइड करंट जो बाद में रिड्यूस हुई है वो है, ठीक है ना। ओरिजिनल पावर फैक्टर हमारा ∅m 0.7 है, हमारे को इंप्रूव करना है 0.9, कैपेसिटर की वैल्यू ऐसे निकलेगी
डिनोमिनेटर हम जानते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में सब दे रखा है, वी नीड टू डिटरमाइन ओनली आईसी। अब इस आईसी को डिटरमाइन करने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, एक्टिव कंपोनेंट रिमेन सेम एंड रिएक्टिव कंपोनेंट विल रिड्यूस, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई एम, जो ओरिजिनल करंट है उसको हम कैसे निकालेंगे, आई एम कॉस फाई, करंट दे रखी है, पावर फैक्टर दे रखा है, ये हमारी आ गई 22.19 एम्पियर, राइट। एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई जो रिड्यूस हो गई उसके लिए पावर फैक्टर अपना 0.9 था। अब ये दोनों ही कंपोनेंट सेम होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई एम इज इक्वल टू एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई, इनको अगर इक्वल करोगे तो आपको टोटल करंट आई जो है वो मिल जाएगा। ये देखिए आप, पहले करंट 31.7 था, अब करंट रिड्यूस होकर के कितना हो गया 24.65 एम्पियर, राइट। अब हम बात करते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट की, ठीक है ना, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाता है, वो तो दोनों सेम थे। रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई एम साइन फाई एम होगा, आई एम आपको दे रखा है, ये मैंने क्या किया एक्चुअली पावर फैक्टर आपको 0.7 दे रखा था कॉस फाई, तो साइन फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो इससे आपकी ये रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई एम आ गया। इसी तरह से रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई, यहाँ पर पावर फैक्टर आपका 0.9 है वो ले लिया, इससे हो गया, ठीक है ना। अब जो है ना आप ध्यान रखें, लास्ट जो स्लाइड है वो ये है कि जो टोटल करंट आईसी वो कैसे निकलेगी, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई एम ओरिजिनल करंट माइनस रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई जो कि रिड्यूस हो गई है, ठीक है ना। तो ये हमारी आई थी 22.6, ये हमारी आई 10.75, तो ये अब आपके पास आईसी आ चुका है, ठीक है ना। आईसी आने के बाद काम बहुत आसान है, ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आईसी को आप यहाँ रख दें। तो देखिए सी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू आईसी अपॉन वी इंटू 2 पाई एफ। आईसी आपका आ गया 11.85, ये वैल्यू ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दे रखी है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी 94.3 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, या फिर इसको कह सकते हैं आप 94.3 माइक्रो फेरेड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 फेरेड। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक फिजिकल फील मिला होगा कि हम जो कैपेसिटर लगाना है हमारे को सर्किट में, देखिए दो चीजें, सबसे पहले तो आपको टारगेट पता होना चाहिए कि आपको पावर फैक्टर इंप्रूव कितना करना है, जैसे इसमें दे रखा था 0.7 से 0.9, राइट। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट, how can we determine the value of capacitance which is required to be connected in parallel? I hope you have understood the concept और आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में चेंज क्या होगा, आपका लोड चेंज हो जाएगा, मोटर की जगह आपको कई बारी फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट दे देगा, इन जनरल कोई लैगिंग लोड दे देगा, करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, पावर फैक्टर का टारगेट 0.7 से 0.8 हो सकता है, 0.91 हो सकता है, इस तरह से मतलब सीक्वेंस ऑफ जो ना कैलकुलेशन है वो इस तरह से रहेगी। एंड आई होप जो मैंने मेहनत की आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक और शेयर करिए, और अब मेरी अगली क्लास में मैं 3 फेज सिस्टम की बात करूंगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो आपके कैपेसिटर्स हैं वो स्टार और डेल्टा के फॉर्म में सर्किट में लगाते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक्स अ लॉट।